मध्य प्रदेश के सीहोर में वन विभाग की टीम ने एक आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ दिया। इस तेंदुए की वजह से एक इलाके के लोग दहशत में थे, जिसे वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने होशियारी से काम लेते हुए पिंजरे में पकड़ लिया। कैद में आते ही तेंदुआ गुस्से से भर गया और वहीं से कर्मचारियों पर हमले की फिराक में दिखा। जंगल के इलाके में पहुंचने के बाद वन विभाग की टीम ने सतर्कता से पिंजरे का दरवाजा खोला, जिसके बाद पलक झपकते ही वो तेंदुआ छलांग मारते हुए जंगल में चला गया। सौभाग्य की एक बात यह है कि मध्य प्रदेश के जंगलों में तेंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। संख्या बढ़ने की वजह से जंगलों में तेंदुओं के लिए शिकार कम पड़ रहा है और पेट भरने के लिए वो रिहायशी इलाकों में भटकने लगे हैं। कुछ तेंदुए आदमखोर भी हो गए हैं। सीहोर में 2 महीने पहले तेंदुए ने एक बच्ची को मार दिया था और इस बार भी जो तेंदुआ गांव में घुसा उसके आदमखोर होने का शक था। हालांकि वन विभाग की टीम ने समय रहते उसे पकड़ लिया और दूर जंगलों में छोड़ दिया। कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर विदेश में भारत को बदनाम करने की साजिश से निपटने के लिए विदेश मंत्रालय ने एक नया प्लान तैयार किया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और उच्चायोग को निर्देश दिया गया कि वो भारतीय पक्ष को स्थानीय लोगों की मदद से रखें। इसके साथ ही भारतीय राजनयिकों को कृषि सुधार कानूनों से जुड़ी तमाम जानकारियां मुहैया कराई जा सकें, ताकि वो किसान आंदोलन से जुड़े हर अंतर्राष्ट्रीय सवालों का जवाब दे सके। यही नहीं, भारतीय दूतावास किसानों और सरकार के बीच चल रही बातचीत के बारे में भी बताएंगे और इसके साथ ही सभी देशों के मीडिया में अधिकारियों को संपर्क बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया, जिससे वो किसान आंदोलन पर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर कर सके। इस मुद्दे पर अमेरिका और पश्चिमी देशों पर विदेश मंत्रालय की खास नजर है। राजस्थान में महीनों तक बंद रहने के बाद आखिरकार सिनेमा घर एक बार फिर खोल दिए गए। कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आने के बाद सरकार ने सिनेमा घरों को 50% क्षमता के साथ खोले जाने का फैसला लिया, जिसके बाद प्रदेश भर के सिनेमा घर एक बार फिर दर्शकों के लिए खोल दिए गए। राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक राज मंदिर सिनेमा घर के बाहर तो पहले ही दिन दर्शकों की भीड़ नजर आई। लंबे वक्त बाद बड़े पर्दे में फिल्म देखने की खुशी लोगों के चेहरे पर भी साफ नजर आई। कोरोना काल में लंबे वक्त तक सिनेमा घर बंद रहने के बाद में फिर खुलने शुरू हो गए। हालांकि इस दौरान सावधानी भी पूरी रखी गई। लोगों को जरूरी दूरी बना के खड़े होने के निर्देश दिए गए, जबकि सिनेमा घर का स्टाफ भी पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। सिनेमा हॉल में घुसने से पहले तापमान की जांच की गई और तभी लोगों को अंदर जाने दिया गया। लोग भी जरूरी नियमों का पालन करते दिखे। फिल्म देखने जा रहे हैं, कुछ विशेष सावधानी बरतेंगे? बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग की, सैनिटाइजर यूज करेंगे। सिनेमा घर के अंदर भी लोगों को एक दूसरे से दूर बैठाया गया। वहां वैसे तो फिलहाल 50% दर्शकों को ही मंजूरी दी गई है, लेकिन सिनेमा घर चलाने वालों ने इसे एक बड़ी राहत बताया। सौभाग्य की एक बात यह है कि इस महीने से केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल को 100% क्षमता के साथ खोलने की छूट दे दी, लेकिन राजस्थान सरकार अभी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसलिए वहां अभी सिनेमा घरों में सिर्फ 50% दर्शकों को ही छूट जाने की दी गई है। भारत के साथ 9 दौर की बातचीत होने के बाद भी चीन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। खबर है एलएसी पर चीनी सैनिक और हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। न्यूज़ 18.com की रिपोर्ट है कि पूर्वी लद्दाख के चुमार में एलएसी ने महज 82 किलोमीटर की दूरी पर चीनी सेना ने होवित्जर, तोप और मिसाइलों तक की तैनाती कर दी है। इसके अलावा चीन ने 35 भारी भरकम गाड़ियों के साथ वहां भारी संख्या में सैनिकों को तैनात भी किया। और तो और भारत को उकसाने के लिए चीन ने कुछ क्षेत्रों में नया निर्माण भी शुरू कर दिया है। 1 महीने पहले भी इसी तरह चीन ने एलएसी से 90 किलोमीटर दूर सेना के कैंप में बदलाव किए थे, जहां सैनिकों के रहने के लिए 4 नए शेड तैयार करने के साथ भारी संख्या में हथियार भी लाए गए थे। चल रहा है उत्तराखंड हादसे में लापता लोगों की सलामती के लिए पूरे देश में अब हवन और पूजन का दौर शुरू हो गया है और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में भी लापता लोगों के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। शहर के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ लोग पंडितों के साथ मिलकर हवन करते दिखाई दिए। यज्ञ में शामिल लोगों ने आहुति डालने के दौरान केवल एक यही प्रार्थना की कि चमोली में आई आपदा के पीड़ित सुरक्षित अपने घर लौट जाएं। और जो लोग टनल में फंसे हुए हैं वो सुरक्षित वहां से बाहर निकलें। ठीक इन्हीं भावनाओं के साथ जम्मू के एक स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्र छात्राओं ने भी हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके उत्तराखंड पीड़ितों की जिंदगी सुरक्षित रखने की दुआ मांगी, क्योंकि जो लोग इस आपदा के बाद से गायब हैं, उनके घर वालों का बुरा हाल है। उत्तराखंड हादसे में यूपी और बिहार के भी कई लोग लापता हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो अलग अलग पावर प्रोजेक्ट से जुड़े थे।
लेकिन हादसे के बाद से अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। इस तबाही में पटना के पास रहने वाले एक इंजीनियर भी लापता हो गए जो एनटीपीसी में काम करते थे। ये खबर मिलते ही उनके परिवार में मातम पसर गया और घर के कुछ लोग उनकी तलाश में तुरंत उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए। मनीष कुमार जो पटना के निसरपुरा इलाके के रहने वाले हैं और कल से अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। यही हाल यूपी के लखीमपुर खीरी में भी कई परिवारों का है। वक्त बीतने के साथ ही उत्तराखंड त्रासदी में लापता हुए लोगों के घर वालों की उम्मीदें भी कमजोर पड़ती जा रही हैं। अभी तक 34 लोग ऐसे संज्ञान में आए हैं जिनका उनके परिवारों से इस समय संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भरोसा दिया कि लापता लोगों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार 24 घंटा उत्तराखंड के सरकार के संपर्क में है। वहीं यूपी के सहारनपुर के रहने वाले 3 मजदूरों का भी पता किया जा रहा है। उनकी खबर मिलने में हो रही देरी उनके परिवार वालों पर भी भारी पड़ रही है। सौभाग्य की एक बात यह कि चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद करीब 200 लोग लापता हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो एक निजी कंपनी के ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। इसमें यूपी और बिहार के काफी लोग हैं जिनकी तलाश में सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। और बताया गया करीब 50 लोग 2 सुरंगों में फंसे हुए हैं और उनको बचाने के लिए सुरंगों में भरा मलबा हटाया जा रहा है। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद से सरकार सोशल मीडिया को लेकर बेहद चौकन्नी है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने इस बार ट्विटर से 1178 अकाउंट को हटाने के लिए कहा है। इन अकाउंट पर किसान आंदोलन के नाम पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। हालांकि इस पर अभी ट्विटर का जवाब आना बाकी है। कुछ रोज पहले ही सरकार ने इसी तरह किसान आंदोलन के नाम पर देश विरोधी गतिविधि चलाने वाले 250 ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया था। उत्तराखंड में हुई तबाही के बाद से गुमशुदा लोगों की तलाश जारी है। न्यूज़ 18 की टीम उत्तराखंड में तबाही के ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां सबसे पहले एक विनाशकारी सैलाब ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। और अब उस तबाही के ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं जो पहाड़ों की ऊंचाई पर मौजूद लोगों ने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किए। ये ऐसे वीडियो हैं जिनमें सैलाब की ताकत और कुदरत का गुस्सा साफ दिखा। वीडियो शूट करते ही लोग नीचे मौजूद लोगों से दौड़कर खुद को बचाने की अपील करते रहे। ये वही जगह है जहां सैलाब ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा कर ले गया। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। तमाम कर्मचारी यहां पर काम कर रहे थे, लेकिन अब न वो प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है और न लोग नज़र आ रहे हैं जो कि कई सालों से, कई महीनों से यहाँ पर काम पर लगे हुए थे। पहाड़ों से पत्थरों और रेत का रिसना अब भी थमा नहीं है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि अगर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट यहाँ मौजूद नहीं होता तो सैलाब पास के गांवों में दाखिल होकर इससे भी बड़ी तबाही की वजह बन सकता था। बेसिकली जो फ्लड आया तो सामने यहाँ पे हिट किया, उसके बाद से रोल हुआ यहाँ पे, मतलब मेन फोर्स यहीं पे लगा सारा उसका। पहली जगह यही थी, पहली जगह यही थी जिसपे हिट हुआ। अगर ये जगह नहीं होती तो हो सकता है कि पीछे जो गांव रैनी गांव दिख रहा है तो वहाँ तक पूरा जो नुकसान था हो सकता था। पावर प्रोजेक्ट में बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते थे। जिन जगहों पर कामगारों का बसेरा होता था वहाँ अब केवल तबाही के निशान ही बाकी हैं। ये पूरी जगह तहस नहस हो चुकी है, लेकिन जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जो ये आपको टीन शेड बने हुए नजर आ रहे हैं, ये दरअसल इस पावर प्रोजेक्ट और डैम में काम करने वाले वर्कर्स की जगह थी। मजदूरों के रहने की जगह पर मिट्टी, पत्थर और कीचड़ के निशान हैं। भीगा हुआ राशन बिखरा पड़ा है। जिस वक्त तबाही आई उस वक्त शायद मजदूर खाना पका रहे थे। अब तक बंद प्रेशर कुकर अपनी जगह पर मौजूद है। खाना बनाने के बर्तन और गृहस्थी का बाकी सामान भी बिखरा पड़ा है। कोई ये बताने वाला भी मौजूद नहीं है कि इस जगह कितने मजदूर रहा करते थे। 15 से 20 लोग यहाँ पे कल मौजूद रहे। शायद हो सकता है 2-3 भागने में सक्षम रहे होंगे, लेकिन बाकियों का पता नहीं चल रहा। लेकिन राहत और बचाव के काम में लगी एजेंसियां लोगों को ढूंढने में लगी हैं। और तबाही के बाद से कई गांवों में पुलों के टूटने से भारी परेशानी हुई। कुछ गांव ऐसे हैं जो सैलाब के आने के बाद टापू में बदल गए और उनका आसपास के इलाकों से संपर्क पूरी तरह टूट गया। देखने वाले भरोसा तक नहीं कर पाए कि जिस जगह गांव से निकलने का पुल हुआ करता था अब वहां सैलाब बह रहा है। सामने गांव है और गांव के लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो फिलहाल टूट चुकी है। एक पुल यहाँ पर हुआ करता था, जो पुल इस गांव को इस जगह से जोड़ता था, लेकिन पूरा का पूरा जो पुल है वो बह चुका है। उन लोगों का भी दर्द कम नहीं है जो हादसे के बाद से ही अपनों की तलाश में घूम रहे हैं। न सरकारी एजेंसियों के पास उनके सवालों का जवाब है और न ही किसी के पास उनके अपनों की कोई जानकारी। लेकिन तबाही के बाद से लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे तुमने तपोवन में देखा वैसे हमारे बच्चा भी देखो। सरकार कैसे, सरकार हमारे लिए कोई नहीं है, कोई नहीं।
हे राम हे राम। वैसे तो लापता लोगों की तलाश करने में एजेंसियां लगी हैं, लेकिन लोग खुद भी सड़कों पर मौजूद हैं। आने जाने वाले हर शख्स को अपनों की तस्वीर दिखाकर पता पूछने की कोशिश में लगे हैं। मलबा नीचे आया तो सब अपने साथ बहा कर लेकर चला गया। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, महिलाओं ने बताया कि यहाँ नीचे जहाँ हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नीचे किनारों पर, नदी किनारे पर कुछ लोग काम कर रहे थे, वो सभी उस सैलाब के साथ बहकर चले गए और अभी तक उनमें से किसी का कोई पता नहीं चल पाया है। सबसे ज्यादा संकट इस रेणी गांव में ही आया। यहाँ के लोगों को तबाही की आहट सबसे पहले सुनाई दी। इस बीच चमोली में आई कुदरती आफत से जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई और इन तस्वीरों के आधार पर वाडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर कलाचंद सेन ने आशंका जताई कि पिछले हफ्ते हुई ज्यादा बर्फबारी तबाही की वजह हो सकती है। यही लग रहा है जो आइदर स्नोफॉल और जो आपकी रॉकफॉल वो एवलेंच हुआ है, तो एवलेंच के वजह से ये आपदा होने का कारण हो सकता है। उत्तराखंड के जोशीमठ का तपोवन रविवार को आई आपदा का सबसे बड़ा शिकार बना। तपोवन में बनी सुरंगों में जिंदगी की तलाश में देश की कई एजेंसियां पिछले 2 दिन से लगी और अब तक कई लोगों को जिंदा बचाया जा चुका है, लेकिन जिंदगी की तलाश का अभी लंबा रास्ता तय होना बाकी है। अभी भी 100 से ज्यादा लोगों के सुरंग में ही फंसे होने का अनुमान है। ग्लेशियर फटने के बाद मलबा लेकर आया सैलाब सुरंग में दाखिल हो गया। सैलाब की ऊंचाई सुरंग से भी ज्यादा थी और ताकत इतनी कि जो सामने आया वो तिनके की तरह बहता चला गया। बहुत तेज था, उसमें काफी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा तेज था उसमें। इम्पैक्ट होने जो अपने साथ काफी मलबा लेके आया और पूरा ये भर दिया दोस्तों। राहत और बचाव के काम में लगी एजेंसियां दिन रात खुदाई करने वाली मशीनों के साथ सुरंग से मलबा निकालने में लगी हैं। मलबा बाहर निकलने के बाद ही पता चल पाएगा कि अंदर मौजूद कितने लोग इस आफत का शिकार हुए। टनल के ऊपर तक पानी आ गया तो आप देख सकते हैं दूर तक आपको ये टनल दिखाई दे रही है। इस टनल के अंदर कई लोग हो सकते हैं, लगातार मशीनें काम कर रही हैं इस मलबे को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जिस वक्त ये एवलांच आया था उस वक्त यहाँ पर प्रोजेक्ट में कई सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। आईटीबीपी की टीमें खोजी कुत्तों की मदद भी बचाव अभियान में ले रही हैं। बचाव अभियान चला रही एजेंसियों की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि जीवित लोगों को सबसे पहले बाहर निकाला जा सके और इस पूरे अभियान पर दिल्ली से भी नजर रखी जा रही है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें मिलकर ऑपरेशन चला रही, जबकि दिल्ली के एनडीआरएफ के हेडक्वार्टर से पूरे अभियान पर नजर रखी जा रही है। लाइव फीड आ रही है टनल के सामने से जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये एक ग्राफिकल मैप है जो उन्होंने खाका तैयार किया है कि कहां कहां पानी इकट्ठा है। तो अलग अलग तरीके से स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है और रणनीति उसी के हिसाब से बनाई जा रही है। एनडीआरएफ के अफसरों की कोशिश भी यही है कि जल्द से जल्द सुरंग से मलबा निकाला जा सके। फ्लड और उसका जो डेब्री कल आया उसमें टनल में ये पूरा कवर हो गया। हम लोगों को ये आशंका है कि 30 से 35 जो हैं इसमें एम्प्लॉय हो सकते हैं। उसी में एफर्ट चल रहा है कि डेब्री जल्दी से जल्दी हटाई जाए। इस बीच सरकार भी सुरंग साफ करवाने के लिए हरकत में दिखी। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक खुद हालात देखने के लिए मौके पर पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला कि पूरा देश और पूरी सरकार इस आपदा में उत्तराखंड के लोगों के साथ है और इस यहाँ पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बचाव अभियान देखा और अभियान चला रहे अधिकारियों से जानकारी हासिल की। लेकिन इस आपदा में कुछ लोग खुशनसीब भी रहे जिनका मौत से फासला महज कुछ मिनटों का रहा। ऊंचाई पर मौजूद लोगों ने चीखते हुए बाढ़ के आने की बात कही और लोग अपना सब कुछ छोड़कर ऊंचाई की तरफ दौड़ने लगे। हालांकि ऐसा लोगों के पास अब ना कपड़े बचे हैं, ना खाने पीने का सामान बचा है और ना ही कोई और सहारा। बंगाली लोग बोला तो बोला कि बाघ धर लिया है बकरी को, ऐसा हम लोग को सुनाई दिया। तो फिर एक आदमी बोला कि नहीं से बाढ़ आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, भागो। तो हम लोग देखे कि पूरा नज़दीक में आ गया तो हम लोग कपड़ा वपड़ा छोड़ के हम लोग ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़े गए। तो हम लोग बाहर में इसी धूप में बैठे हुए थे, अचानक फ़ोन आया किसी के पास कि नहीं से बाढ़ आ रहा है, बाढ़ आ रहा है। तो हम लोग जल्दी जल्दी में अपना भाग पड़े ऊपर पहाड़ की तरफ। अच्छा, तभी हम लोग 10 आदमी बचे हुए हैं। सौभाग्य की एक बात यह है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने की घटना से भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैरान हैं, क्योंकि सर्दियों में ग्लेशियर टूटने की घटनाएं बहुत कम होती हैं। अब तक ये भी साफ नहीं हुआ है कि चमोली में कुदरत के कहर की वजह क्या है। आशंका जताई जा रही है कि तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर में बनी झील में पानी का दबाव बढ़ा होगा, जिससे झील टूट गई।
वहीं कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि पिछले दिनों जो बर्फ गिरी थी उसके खिसकने की वजह से हादसा हुआ। घटना की असली वजह जानने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की रिसर्च एजेंसियों के वैज्ञानिक भी चमोली पहुंच गए हैं, क्योंकि चमोली के उस इलाके में सड़कें भी पानी और मलबे की सुनामी में बह गईं, इसलिए आसपास के गांवों में जरूरी सामान की सप्लाई भी हेलीकॉप्टरों से ही की जा रही है। अयोध्या के धनीपुर में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनाने का रास्ता साफ हो गया। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की 5 एकड़ जमीन पर दावा करने वाली 2 महिलाओं की याचिका खारिज कर दी। अयोध्या के धनीपुर में ये जमीन प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी थी, जिस पर मस्जिद के अलावा अस्पताल और म्यूजियम बनाने की नींव इसी साल 26 जनवरी को रखी गई थी। लेकिन नींव पड़ने के बाद दिल्ली की 2 महिलाओं ने उस जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हरियाणा के सोनीपत से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दुकान के अंदर घुस गई। हादसे के वक्त कार की रफ्तार काफी तेज थी और एक मोड़ पर वो बेकाबू हो गई, जिसके बाद वो सीधा सड़क किनारे मौजूद बिजली के खंभे से टकराई और एक दुकान के अंदर घुसकर पलट गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें यह हादसा साफ नजर आया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कंक्रीट का बना वो खंभा तक जड़ से उखड़ गया। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिस दुकान में वो कार घुसी थी उसे भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और कार के ड्राइवर को भी मामूली चोटें ही आई। सौभाग्य की एक बात यह है कि सोनीपत में यह हादसा 4 दिन पहले हुआ, जिसमें गाड़ी चला रहे आदमी को काफी चोटें आई। बेकाबू कार ने कई दुकानों को भी तहस नहस कर दिया। हालांकि दुकानदारों ने समझौता हो जाने के बाद पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। घायल ड्राइवर का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में डायबिटीज की शिकायत सामने आई है। न्यूज़ 18 की श्रेया दबे की रिपोर्ट है कि मुंबई में कोरोना से ठीक होने वाले युवाओं में 25% डायबिटीज की चपेट में आ गए हैं। ये दावा मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल के डायबिटीज एक्सपर्ट डॉक्टर गोकुल भोले ने किया। डॉक्टर गोकुल भोले ने बताया कि 19 से 40 साल की उम्र के लोगों में डायबिटीज के लक्षण पाए गए हैं, जबकि जो पहले से डायबिटीज से पीड़ित थे और कोरोना से ठीक हो चुके हैं, ऐसे 40% लोगों में भी शुगर लेवल बढ़ा हुआ पाया गया। पैनक्रियास पे रिएक्शन होने की वजह से चांसेस हो रहे हैं कि पेशेंट को नया डायबिटीज